Okay. March 2023, variant 22. This is our paper 2. पेपर 2 टोटल कितने टाइम का होता है? 1 hour 30 minutes ना? 1 hour 30 minutes का होता है हमारा पेपर 2. एंड टेल मी हाउ मेनी मिनट्स आई शुड spend on solving one case. How many minutes ideally I should spend in my examination? जब आप लोग एग्जाम दे रहे होगे तो कितने मिनट का टाइम हम एक केस को अलॉट करते हैं? हाउ मेनी मिनट्स कैन यू टेल मी? 45 minutes ईच. गुड, गुड. सही है. यानी कि हर केस के ऊपर हमें 45 मिनट्स का टाइम एलोकेट करना है. यानी अगर मैं 1 hour 30 minutes का टाइम पूरा एग्जाम में कर रहा हूं तो 45 मिनट्स ईच. और बेस्ट माइंडसेट ये होगा कि जब तुम लोग पेपर 2 करना स्टार्ट करोगे तो पेपर 2 के अंदर ऑर्डर में सॉल्व करो. पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो, उसके आप क्वेश्चंस सॉल्व करो. मेक श्योर कि पेपर 2 में भी ऑर्डर में सॉल्व करो. चाहो तो मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ. पहले मैं पार्ट डी अटेम्प्ट करूं, फिर मैं पार्ट बी अटेम्प्ट करूं. आई कैन डू लाइक दिस. बट सजेस्टेड ये होगा कि मैं ऑर्डर में सॉल्व करूं. ऑर्डर में सॉल्व करूं, मुश्किल लगे इजी लगे, नो मैटर वॉट एवर हैपन्स, जस्ट गो इन द फ्लो, गो इन दैट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. दैट्स अ मोर सेंसिबल अप्रोच. ओके. एंड एग्जाम में जब तुम लोग केस रीड कर रहे होगे तो मैंने ये बात पहले बताई है कि पेपर 2 के अंदर जो हमारा रोल होता है हमारा बिजनेस के अंदर एज अ स्टूडेंट, जब तुम लोग एग्जाम दे रहे होगे तो तुम्हारा रोल ये होगा कि तुम होगे बिजनेस एडवाइजर. ठीक है, याद आई बात? और आपके पास सामने से कोई ना कोई आया है बिजनेस क्लाइंट, राइट? एंड ये जो बिजनेस क्लाइंट आया है इसका नाम क्या है? नाम जरा चेक करें. वेडिंग गिफ्ट्स. वेडिंग गिफ्ट्स इज आवर क्लाइंट. एंड हमारे पास ये आके अपनी स्टोरी सुना रहा है, समझो. और जब मैं ये स्टोरी पढ़ूंगा तो मुझे ये बात समझनी है कि आई एम एक्चुअली reading a real life business case. I should not just read it like a WhatsApp message or a Zoom message. I should actually read it as a proper real life business case study and actually give this importance कि यार जब मैं ये read कर रहा हूँ तो मैं इसको actually visualize करके read कर सकूं. जैसे wedding gifts है ना, तो wedding gifts, वेडिंग गिफ्ट्स, शादी के जो तोहफे होते हैं, अब एक्चुअली माइंड में बिजनेस चलना चाहिए दैट देयर इज अ बिजनेस हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू सेल वेडिंग गिफ्ट्स, WG. तो जब आपके माइंड में विजुअलाइजेशंस होंगी तो केस की रीडिंग और स्ट्रांग होगी, और केस की रीडिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना आंसर लिखा अच्छा जाता है. सही है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस केस. देखते हैं, अपने पास आप चाहो तो नोट्स बना लो साथ साथ. WG is owned by Thomas, who is a sole trader. ठीक है भाई, कोई सोल ट्रेडर बिजनेस है. थॉमस, आई सजेस्ट. He used to own part of a large wedding business which failed and went into administration. ठीक है भैया, he used to own part of a large wedding business which failed and went into administration. कोई इसका भी recently बिजनेस फेल हुआ है कोई इस बंदे का. Thomas started up WG 2 years ago using all his savings. WG is profitable, but there are no retained profits. It has a positive cash flow and no debts. ठीक है? So basically, financially, it seems good. It has a positive cash flow. It do not have any debts. कोई कर्जे वगैरह भी नहीं है. लेकिन एज सच कोई इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होता है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, वो भी अवेलेबल नहीं है. और 2 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है. जितनी बेसिक बेसिक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको भी जरा केयरफुली पढ़ा करो, क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे होते हो तो आंसर राइटिंग के वक्त आप कितना डिटेलिंग या कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हो उतना हाई क्वालिटी आंसर होता है. मैं जब आंसर लिख रहा होता हूँ, जितना आंसर सिचुएशन से स्पेसिफिक होगा, बिजनेस के केस या कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होगा, उतना मेरी आंसर की क्वालिटी बेहतर होगी. ठीक है भाई. So Thomas started up WG 2 years ago using all his savings. WG is profitable, but there are no retained profits. It has a positive cash flow and no debts. So Thomas manufactures personalized gifts. Personalized gifts बनाता है भाई ये लड़का.
पर्सनलाइज्ड गिफ्ट का मतलब है कि हमारे कोई क्लाइंट आते होंगे, अपने हिसाब से कुछ शशके करते होंगे, है ना, और हम उनको पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स बेचते हैं। माशाल्लाह, गुड। थॉमस मैन्युफैक्चर्स पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? जॉब प्रोडक्शन यूज करते हैं। गुड, गुड वन। यस, जॉब प्रोडक्शन ये यूज करते हैं क्लियरली। पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? कोई याद दिलाए मुझे भाई। रिसोर्सेज, गुड। रिसोर्सेज कहते हैं, इनपुट्स नहीं, इनपुट्स भी कह सकते हैं, रिसोर्सेज भी कहते हैं और इनपुट्स भी कहते हैं। गुड, गुड। Thomas manufactures personalized gifts using the factors of production. WG's target market is people who are getting married. शादी, तुम लोगों में से भी हो सकता है कोई इसकी टारगेट ऑडियंस हो, क्योंकि शायद तुम लोगों में से भी कोई शादी करेगा भी सून, मुझे लगता है जल्दी। एक कुछ होते हैं लेवल्स के बाद बड़ा शौक रखते हैं शादी करने का भी, तो हो सकता है कि Thomas manufactures personalized gifts using the factors of production. WG's target market is people who are getting married. ठीक है भाई। Each gift can be personalized with the names of the married couple and their wedding date. ठीक है भाई, जबरदस्त। मतलब शादी वालों के नाम और उनकी शादी की तारीख जो है वो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट के ऊपर करके देते हैं हम। These gifts favors are given to wedding guests by the married couples. अच्छा, जो शादी जिनकी हो जाती है वो गिफ्ट करते हैं शादी वाले दिन अपने गेस्ट्स को। वो जो समझो आप टेबल्स वगैरह पे होते हो तो हाथ में कोई गिफ्ट वगैरह आपको दे दिया, यूं समझो। ठीक है। The gifts are made to each customer's specification using a 3D printer owned by Thomas. Table 2.1 shows the data for a recent inquiry from Joe हु इज गेटिंग मैरिड सून। अब कोई जो बॉय है जिसने हमें कांटेक्ट किया है, वो शादी कर रहा है लड़का, और उस जो ने हमें क्या कहा है भाई, कि जो ने हमें कुछ ऑर्डर दिया है। अच्छा। स्मॉल स्टार विद पर्सनलाइजेशन, ठीक है भाई, इसको छोटा सा सितारा चाहिए विद पर्सनलाइजेशन। क्वांटिटी जो है वो 250 ऑर्डर दे रहा है शादी में, समझो 250 गेस्ट को बुलाया इसने। वेरिएबल कॉस्ट पर स्टार इज 1.2 एंड एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट इज $150। सो दैट्स द कॉस्ट ब्रेकअप गिवन, जो मुझे याद दिला रहा है उस चैप्टर की, जो चैप्टर आपने पढ़ा है कॉस्ट्स, इफ यू रिमेम्बर, खर्चों के बारे में जो बातें पढ़ी थी ना। सो थॉमस प्रिपेयर्ड अ कोट टू सेंड टू जो। थॉमस प्रिपेयर्ड अ कोट टू सेंड टू जो। He used cost-based pricing to add a 50% markup to the cost of the order and sent the quote to Joe. ठीक है भाई, इसने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग यूज की है। इस प्राइसिंग को हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी कहते हैं। और जो इसकी कॉस्ट आई होगी उसमें उसने 50% अपना प्रॉफिट रखा है। मार्कअप का मतलब होता है बेसिकली प्रॉफिट। और फिर उसने कोटेशन ज़ाहिर सेंड किया होगा जो को कि अगर आप हमसे गिफ्ट बनवाना चाहते हैं तो ये उसकी प्राइस है। थॉमस रिसीव्ड एन ईमेल रिप्लाई फ्रॉम जो। जो का जवाब भी आ गया भाई, वाह। क्या बोला है भाई जो ने? थैंक्स फॉर द कोट, आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर and my wedding will be streamed on the internet for lots of people to see. I have 0.2 million followers on social media and I know that they will love your products. I think you should give me the order for free. Thanks, Joe. जो ने बोला कि भाई क्या बात है। जो बोल रहा है कि आप मेरी शादी के ऊपर फ्री गिफ्ट्स भिजवाएं तो मैं आपको फ्री की पब्लिसिटी दूंगा। और हमारे 0.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पीआर मांग रहा है बिल्कुल। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है हादी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है कि जब मैं अपनी जितनी भी कॉस्ट आती है उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करता हूँ। जैसे अगर मुझे ये शर्ट 2000 रुपीज का कॉस्ट कर रहा है और मैं 500 रुपये कमाना चाहता हूँ, तो मैं इसको 2500 रुपये का बेचूंगा। सो कॉस्ट प्लस योर प्रॉफिट एंड यू सेट द प्राइस। सही है। सो बेसिकली यहाँ तक स्टोरी में साथ है, सब कुछ समझ आ रहा है? एवरीवन, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस राइट नाउ? क्योंकि सच बात है ये कि ऑनलाइन क्लास में चैट इज द गेम। सही है।
सही है, गुड। ऑन सीन, नाइस। अच्छा, बेसिकली हम जो है वेडिंग गिफ्ट एक बिजनेस चला रहे हैं, एज अ सोल ट्रेडर बॉय चला रहा है थॉमस 2 सालों से। और क्या सीन है इसका? Currently, they do not have any retained profits. They are having no debts. They are having a positive cash flow. And what they do is they sell personalized wedding gifts to the customers. And recently we have just got a new customer, Joe. और जो है क्या कर रहा है, जो शादी कर रहा है बेसिकली। और जो शादी करने के साथ साथ जो है वो हमसे गिफ्ट बनवाने के लिए उसने ऑर्डर दिया है, और अब वो बोल रहा है कि फ्री में गिफ्ट दो, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। ठीक है, तो जो को अब ये सवाल हमारे माइंड में उठता है कि क्या हमें जो को फ्री में गिफ्ट देना चाहिए है या नहीं, क्या हमें ये पीआर पैकेज ऑफर करना चाहिए फ्री में या नहीं। ठीक है। ईमेल फ्रॉम जो। ईमेल क्या आया है जो का, देखो। द डिमांड फॉर थॉमस प्रोडक्ट इज हाई। ईमेल फ्रॉम जो। द डिमांड फॉर थॉमस प्रोडक्ट, सॉरी ये हमारा ये हो गया ना ईमेल। सही है। अब क्या सीन है? द डिमांड फॉर थॉमस प्रोडक्ट इज हाई स्पेशली ड्यूरिंग द पीक बिजिएस्ट वेडिंग सीजन. He would like to purchase an additional 3D printing machine so that he can meet demand throughout the year. He has found the ideal machine, which will cost $60,000. Thomas knows that there are many factors which will influence his choice of sources of finance for the new machine. So basically, he also has to buy a new machine, and the cost of the machine is how much? $60,000. And he will have to decide that what source of finance to go for. And दिस इज व्हाट वेडिंग गिफ्ट्स लुक लाइक। पेपर 2 में हमारे पास इसी तरह का केस होगा, इसी तरह की सिचुएशन होगी। तो हमें केस ऐसे रीड करना होता है, याद रखो। केस हमें ऐसे रीड करना होता है कि हम उसको एक्चुअली विजुअलाइज कर सकें, हम एक्चुअली उसको समझ के रीड करें, ताकि जब हम आंसर लिख रहे हो तो आंसर शुड एक्चुअली बी ऑफ हाई क्वालिटी आंसर, इट शुड नॉट जस्ट बी अ बेसिक आंसर। सही है। तो हाई क्वालिटी करने के लिए ये जरूरी है कि मैं रीडिंग भी बहुत केयरफुली करूँ, एक्चुअली समझ समझ करूँ। ठीक है। एंड पेपर 2 में हमें ये बात पता है कि पेपर 2 में जो टोटल मार्क्स है एक केस के, इस पूरे केस के कितने मार्क्स हैं? मतलब पेपर 2 में जो एक केस स्टडी होगी, उस एक केस स्टडी के कितने मार्क्स होते हैं? 30। वेरी नाइस, ये हमें याद हो गई ये बात अब। गुड, 30 मार्क्स होते हैं। और 30 मार्क्स में से क्या मुझे 30 आउट ऑफ 30 लेना होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 30 आउट ऑफ 30 ले लूँ मार्क्स? हम्म क्या ये पॉसिबल है कि मैं 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ले लूँ इस पूरे केस में से? क्या बात हो जाएगी, मजा ही आ जाएगा भाई। तुम लोग ऐसा कुछ करो, 30 आउट ऑफ 30 आ जाए। और फिर मैं तुम लोग को स्पेशल कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ उस बात पे, अगर आ जाए। सही है, दुआ तो मैं पूरी मांगूंगा सबके लिए, बिल्कुल, आई विल प्रे हार्ड। एंड बट फिर भी फिर भी नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई नो। And I know you guys are very motivated for your पढ़ाई, and I know that you guys are working really really hard, बिल्कुल। लेकिन फिर भी 30 आउट ऑफ 30 तो नहीं हो सकता, देखो। पैसे खिलाओ या कुछ भी करो, तो तो पॉइंट ये है कि अब अगर 30 आउट ऑफ 30 नहीं आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें होंगी जो मुझे मुश्किल लगेंगी। कुछ चीजें होंगी जो लिखने में प्रॉब्लम होगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। देयर मस्ट बी सम चैलेंजिंग स्टफ इन दिस एग्जामिनेशन, एंड इट इज ऑल राइट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस क्लियरली। इट इज ऑल राइट। यू डोंट हैव टू गेट, यू इफ यू गेट 30 आउट ऑफ 30, दैट इज वंडरफुल, इंशाल्लाह ऐसा हो जाए। लेकिन 30 आउट ऑफ 30 नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीजें तो जाहिर है मुश्किल होंगी। कैम्ब्रिज का एग्जाम दे रहे हो, पेपर 2 है। एग्जामिनर ने पूरे पाकिस्तान, पूरी उसके जोन के लिए आपका ये एग्जामिनेशन सेट किया है, तो कुछ तो बात चैलेंजिंग होगी। और आइडियली अगर मैंने 22 मार्क्स भी कलेक्ट कर लिए ना इसमें से, 22 मार्क्स अगर मैं लेता हूँ 30 आउट ऑफ 30, इफ आई गेट 22 आउट ऑफ 30, सो एक्चुअली वो ए ग्रेड है। यानी कि एवरेज थ्रेशोल्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, 22 और मैक्सिमम 23। 22 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 22 आउट ऑफ 30 इज ए ग्रेड। तो यानी कि 8 मार्क्स कटने की गुंजाइश है। 22 आउट ऑफ 30 में ले लूं, यानी कि 44 आउट ऑफ में 60 अगर ले लूं, तो ए ग्रेड है। पॉइंट समझ आए? और
एक सेकेंड है बस। सही है, सॉरी। सो P1 का थ्रेशोल्ड होता है 32 33, एंड P2 का होता है 44/60। इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट A1, आइडेंटिफाई वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तो बहुत इजी है यार, बताओ। आइडेंटिफाई वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत एग्जांपल्स हैं यार, चार होते हैं ना मेन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंड कोशिश करें कि वन वर्ड ना लिखें, हम प्रॉपर लिखें सेंटेंस। और क्या लिखें? वन ऑफ द फैक्ट लिख लो, नोटबुक्स पे आ जाओ साथ साथ, जल्दी जल्दी, शाबाश, स्पीड तेज। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन is capital, such as one of the factors of production is capital, such as 3D printer. गुड, सही। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल ना भी लिखो मसला नहीं है। एग्जाम्पल साथ में दे दूं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अ वन मार्कर एंड आई जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई। सो एग्जाम्पल देना जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल हम दे दें कॉम्प्लीमेंट्री, कोई मसले की बात नहीं है, अच्छी बात है बल्कि। और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? ये बात सबको पता है आई थिंक। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम में अ, कभी भी नेगेटिव, यानी कि कोई चीज गलत भी हो जाएगी तो माइनस नहीं होंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है? अच्छा, पार्ट 2 डन यहां तक। अच्छा, A part 2, एक्सप्लेन द टर्म सोल ट्रेडर। एक्सप्लेन द टर्म सोल ट्रेडर, दिस इज 3 मार्क्स। बताएं, पहले रूल्स बताएं भाई। चलो, बहुत सारे आंसर्स भी आने शुरू हो गए, गुड यार। सोल ट्रेडर इज वन ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर्स, सिंगल ओन्ड इंडिविजुअल और सिंगल owned business, and an individual who starts a business and bears the risk and rewards. और बताएं क्या वर्ड्स हैं? सेपरेट, there is a no separate legal identity, no shares can be issued, and गुड यार, गुड आंसर्स। लेकिन रूल क्या है? रूल A part 2 का रूल क्या है? क्या रूल माइंड में आता है? 3 मार्क का आंसर लिख रहा हूं तो क्या दिमाग में रूल्स चल रहे हैं? 2 to 3 गुड क्वालिटी स्टेटमेंट्स। सही है, 2 to 3 गुड क्वालिटी स्टेटमेंट्स आ रही हैं अबाउट द वर्ड, नहीं, नॉट व्हाट डू यू मीन एंड व्हाई दिस पॉइंट, नो। इसमें व्हाट डू यू मीन और व्हाई नहीं आ रहा माइंड में भाई। इसमें तो सोल ट्रेडर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स देने, वो P1 के लिए होता है, ये P2 की बात हो रही है, गुड। यानी कि अब मुझे सोल ट्रेडर के बारे में 2 से 3 बातें करनी है, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। चलो मैं लिखवाता हूँ, लिखो। A part 2, a sole trader, ये सोल ट्रेडर is one of the unincorporated business structures। राइटिंग स्पीड फास्ट रखेंगे, ठीक है? Sole trader is one of the unincorporated business structures. Sole trader is one of the unincorporated business structures who takes the risk of starting up a business, yeah, where a single individual, थोड़ी सी राइटिंग मैंने छोटी छोटी कर दी है। Sole trader is one of the unincorporated business structure where a single individual takes the risk
of starting up a business who takes the risk of starting up a business in this legal structure. In this legal structure, the owner will have unlimited liability. The owner will have unlimited liability as there is no separate legal identity. As there is no separate legal identity. इंटरनेट को थोड़ा सा पूरा नहीं कर, नहीं नहीं बस सही. Sole trader is one of the unincorporated business structures where a single individual takes the risk of starting up a business. In this legal structure, the owner will have unlimited liability. So there is no separate legal, as there is no separate legal identity. Done. और भी लिख सकते हैं वैसे लिखना चाहे तो. In this legal structure, there is no continuity of the business if the owner dies. If the owner dies, अगर ओनर ऊपर चले गए तो ओनर के ऊपर जाने के बाद बिजनेस जो है वो भी ऊपर चला जाएगा. इसको कहते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी. इफ द ओनर पानी में छपाक हो जाएगा. यस. ओनर अगर छपाक हुए तो बिजनेस भी आपका क्या हो जाएगा. ओनर का बेटा भी हो सकता है, लेकिन ओनर का बेटा जो है वो फिर लीगली नया स्टार्टअप कहलाता है. वो लीगली दुकान तो रहती है जाहिर है, लेकिन लीगली दैट बिजनेस वुड एंड एंड देन इट विल पास ऑन. इट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज कंपनी होती है तो उसमें तो फिर शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो लीगली वो कंटिन्यूटी आसान होती है. पार्टनरशिप की सिचुएशन में कंटिन्यूटी अगर नहीं होती है लेट्स से, तो फिर वो हर दफा जब भी कोई पार्टनर मरेगा ऊपर जाएगा छपाक हो जाएगा बेसिकली, तो वो फिर नया पूरा पार्टनरशिप डीड नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट शुरू से शुरू होती है कहानी बेसिकली. फिर से रजिस्टर होगा. यस. मरवाना नहीं है ओनर को. नहीं नहीं नहीं. ओनर को जिंदा रखें. जब तक जिंदा है ओनर तब तक अच्छी बात है, खुशी होगी हमें. लेकिन ऊपर जाता है अगर तो. बी पार्ट वन नेक्स्ट. बी पार्ट बी पार्ट वन. Refer to table 2.1 and other information. Calculate the total price of Joe's order. Refer to table 2.1 and other information. Calculate the total price of Joe's order. जो शादी कर रहा था ना बेसिकली, उसको हमने क्या प्राइस कोट की होगी, ये सवाल है. क्या प्राइस हमने कोट की होगी. बताओ. कैलकुलेट करो. बी पार्ट वन ट्राई करो. मैं करवाता हूँ फिर 2 मिनट रुक रहा हूँ. ट्राई करो बी पार्ट वन. Calculate the total price of Joe's order. You have 2-3 minutes. Come on, fast. B part one. So if I want to calculate the total price, then I need to know कि इनकी क्या सीन है भाई. कॉस्ट कितनी है पहले तेरा, क्योंकि हमें पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर हम उस पर 50% मार्कअप लगाएंगे.
तो बेसिकली $150 इज द टोटल एलोकेटेड कॉस्ट एंड 250 हमने यूनिट्स बनाए हैं। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है पहले, टोटल कॉस्ट पर व्हाट, पर स्टार, पर स्टार एक स्टार जो है, एक स्टार हमें कितने का कॉस्ट कर रहा है ये बताओ। एक स्टार कितने का पड़ रहा है? क्योंकि एक स्टार के ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट इसने बताई है वो हमें बताई है कितनी, एक स्टार के ऊपर जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी वो लगेगी $1.2। गुड, $1.2। और फिक्स्ड कॉस्ट का क्या सीन है भाई? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो है पर स्टार कितनी लगेगी पर स्टार? क्योंकि इसने हमें क्या बताया कि टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, $150। और कितने स्टार का ऑर्डर दिया है उसने हमें, 250 का, ऐसे ही ना। $150 हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और जो स्टार्स की क्वांटिटी हमने इसने ली है वो 250 की ऑर्डर दे रहा है। तो पर स्टार जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी पर स्टार, $150 डिवाइडेड बाय 250 stars. So this will be how much? 0.6. So this will give us $1.8 पर स्टार की कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना रखना है इस पे? प्रॉफिट कितना रखना है? 50%। मतलब एक स्टार मुझे कॉस्ट कर रहा है, ये जो एवरेज कॉस्ट आ रही है बेसिकली 1.8 है। तो इस पे मुझे 50% अगर कमाना है, 50% कमाने का मतलब है मैं एक स्टार के ऊपर 0.9 कमाना चाहता हूँ। तो 0.9 हो जाएगा ना, मतलब 0.9 कमाना चाहता हूँ। तो प्राइस हो जाएगी 1.8 प्लस 0.9, क्योंकि 1.8 की कॉस्ट है और 0.9 का मैं प्रॉफिट रखना चाहता हूँ। तो टोटल जो मैं प्राइस चार्ज करूंगा पर स्टार वो करूंगा 2.7। ऐसा ही है, 2.7 की मुझे प्राइस चार्ज करनी होगी अगर मैं 1.8 की कॉस्ट है जिस पे मैं 50% अपना प्रॉफिट मार्कअप रखना चाहता हूँ, एंड मल्टीप्लाइड बाय कितने स्टार्स का ऑर्डर था, कितने स्टार्स का ऑर्डर है, 250। तो टोटल जो मैंने उसको प्राइस कोट की होगी, वो कोट की होगी कि भाई एक स्टार सर आपको $2.7 का पड़ेगा, और अगर आपको 250 स्टार चाहिए हमसे तो आपका ऑर्डर बन जाएगा $675 का। तो बराए मेहरबानी $675 आप हमारे अकाउंट में जमा कराएं और हम आपको 250 स्टार्स आपकी शादी वाले दिन डिलीवर करेंगे। ये हमने उसको कोटेशन दिया था बेसिकली। अग्रीड? डन? इज इट क्लियर यहां तक एवरीवन? कोई सवाल? बी पार्ट 2, explain one advantage for Thomas of using cost based pricing. Explain one advantage for Thomas of using cost based pricing. क्या एडवांटेज होगा बताइए भाई, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग यूज करने का क्या फायदा होता है हमें? इट इज इजी टू कैलकुलेट, इसमें आपको ज्यादा मार्केट रिसर्च नहीं करनी पड़ती। वो, और मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च के ऊपर बजट लगा रहे हो, क्योंकि इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू जस्ट कैलकुलेट द परसेंटेज। एंड एक और फायदा ये होता है कि आपको हर यूनिट के ऊपर एक स्टेबल प्रॉफिट मार्कअप मिलता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप कमा सकते हो ऑन एवरी यूनिट, क्योंकि हर यूनिट के ऊपर अब इसको पता है कि हम हर स्टार के ऊपर लेट से 50% तो कमाएंगे ही कमाएंगे। आपको जब इतनी क्लैरिटी होती है ना, तो उससे प्लानिंग आसान हो जाती है, वर्किंग्स आसान हो जाती हैं। सो इट गिव्स अ स्टेबल प्रॉफिट ऑन एवरी यूनिट। ठीक है। फिर कवर हिज एक्सपेंसेस, खर्चे कवर हो जाते हैं गारंटीड, क्योंकि आपको पता है कि आप जितना भी खर्चा होगा वो आपका खर्चा तो कवर इस प्राइस में हो ही जाएगा। अब खैर हमें कोई एक पॉइंट लिखना है, इजी करके समराइज करता हूँ। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का एडवांटेज क्या होता है? इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्निफिकेंट मार्केट रिसर्च। Second, it gives a stable profit on every unit that we sell, so it makes it easier to plan ahead and
रादर देन कि हम मार्केट रिसर्च करते हैं, कंपेटिटर्स की प्राइसेस देखते हैं, उसमें बहुत टाइम और बहुत पैसे लगते हैं। इट्स इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो वो री इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज हो सकते हैं। और बी पार्ट 2 कर रहा हूँ। सही है, लिख रहा हूँ, लिखो फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा सा स्पीड तेज। वन ऑफ द बेनिफिट्स one of the benefits of using cost based pricing one of the benefits of using cost based pricing is that it is very easy calculate for the business. It is very easy to calculate for business. Thomas this is because Thomas will not have to invest significantly on market research. This is because Thomas will not have to invest significantly on the market research when setting this final price. When setting the final price, and it will give an assured profit on every gift item. On every gift item that they sell. It will give an assured profit on every item that they sell. For instance, WG makes a 50% markup, 50% assured markup on every unit, which leads to better planning, for the business. Which leads to better, क्योंकि इजीली अगर आप प्राइस कैलकुलेट कर सकोगे तो अल्टीमेटली उससे आपकी प्लानिंग बेहतर होती है, क्योंकि प्राइस में आपको बहुत ज्यादा बजट नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज्यादा वर्किंग्स नहीं करनी पड़ती। तो it's actually easy to calculate if you have like do not have to invest a lot on market research when setting a price। तो इससे वो फिर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लॉन्ग टर्म आप वर्किंग्स अच्छी कर सकते हो क्योंकि इजी टू कैलकुलेट है ना। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन?